हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। इस वीक हमारे पास बैक टू बैक मेल लाइन आईपीओ, वो भी अच्छे अच्छे साइज के हमें देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर अगर हम सही तरीके से अच्छे आईपीओ में पैसा लगाते हैं तो वहां पर मिलने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा होने वाली है। तो ऐसे में सभी आईपीओ को हम डिटेल में स्टडी करेंगे और आज की इस रिव्यू वीडियो में हम एक कंपनी सैगेल्टी इंडिया का खोलने वाले हैं, पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा। तो अभी से ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो आज के टाइम पर मेरा कोई फाइनल डिसीजन नहीं है, बिकॉज मार्केट के मूड माहौल को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से रहेंगे सभी एक्सटर्नल फैक्टर, उसी के बेस पर जो भी मेरा फाइनल डिसीजन बनेगा वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। एक्सटर्नल फैक्टर में हमारे पास जैसे कि मार्केट का मूड माहौल, किस तरीके से उस आईपीओ की रहती है डिमांड, किस तरीके से रहती है सब्सक्रिप्शन, किस तरीके से आती है एंकर लिस्ट, इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए जो भी हमारी फाइनल रैंकिंग बनेगी उसके बेस पर फंड को मैनेज करते हुए किस आईपीओ को रिटेल कैटेगरी में या किस आईपीओ को एचएनआई कैटेगरी में, इफ वहां पर एचएनआई कैटेगरी वाला वो आईपीओ हमें देखने को मिलता हुआ, तो उन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए जो भी मेरा फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। बट फिर भी आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो SIP हो, STP हो, SWP हो, बूस्टर STP हो या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं तो नॉर्मली इसके काम को हम सिंपल सी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। पहले ये कंपनी जानी जाती थी वर्कमेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ, और अगर हम सिंपली काम की बात करते हैं तो ये प्रोवाइड करती है हेल्थ केयर फोकस सोल्यूशन एंड सर्विसेज टू पेयर्स, और मेनली जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो यूएस हेल्थ कंपनीज को प्रोवाइड करती है। जैसे कि सिंपल सी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूं, जब भी हम कोई भी इंश्योरेंस लेते हैं तो वहां पर तीन लोग इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो जो लोग इंश्योरेंस ले रहे हैं, जैसे कि हम जैसे लोग मान लो रिटेल में। सेकंड आ जाता है हॉस्पिटल वगैरह, जहां पर हमें उस इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती है अगर हमें कभी भी कुछ भी हो जाता है। थर्ड आ जाता है जिस कंपनी का हम इंश्योरेंस ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल से टाटा का ले रहे हैं, नीवा बुप्पा का ले रहे हैं, या किसी का भी ले रहे हैं। तो ऐसे में हमारे पास पहले एक आईपीओ आया था मेडी असिस्ट का। तो वहां पर उस कंपनी का काम होता था कि अगर हमें वहां पर इंश्योरेंस की जरूरत पड़ गई तो जो हमें इस इंश्योरेंस में हेल्प करेगा, जो थर्ड पार्टी आ जाती थी, तो वो मेडी असिस्ट यहाँ पर हेल्प करती थी, चाहे वो रिटेल और हॉस्पिटल के बीच में हो या कंपनी और हॉस्पिटल के बीच में हो। बट जो ये कंपनी होने वाली है, अब किसी भी बंदे का इंश्योरेंस आया हॉस्पिटल के पास, जब हॉस्पिटल को चाहिए वहां से उस कंपनी से पैसा निकलवाना, तो वहां पर वो हॉस्पिटल थर्ड पार्टी से कांटेक्ट करेगा और सीधा कंपनी से पैसे लेने की कोशिश करेगा। तो जो यहाँ पर काम होने वाला है वो होने वाला है सैगेल्टी का। मतलब कि इन शॉर्ट अगर मैं कंपनी को बताने की कोशिश करूं तो ये हेल्प करती है कंपनी से पैसा निकलवा के हॉस्पिटल को देने में, और बीच में एज ए इंटरमीडिएट, या फिर अगर हम कहें बीच में अपना ये कमीशन ले लेती है। ऑब्वियसली जैसा ये काम होने वाला है वहां पर कमीशन काफी ज्यादा कम हमें देखने को मिलेगा, यानी कि इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन। बट अगर हम लॉन्ग टर्म व्यू में इस कंपनी के काम तो देखते हैं, तो जिस तरीके से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है और स्पेशली जिस तरीके से एआई का फ्यूचर हमें देखने को मिल रहा है, क्या इस कंपनी का लॉन्ग टर्म में सस्टेन होना इतने अच्छे मार्जिन पर, या फिर अगर हम बात करें क्या कंपनीज ऐसे में अपने कस्टमर्स को रेगुलरली वहां पर सस्टेन कर पाएगी, क्या वहां पर कंपनी के कस्टमर रुकेंगे या फिर वो टेक्नोलॉजी के साथ चेंज होने की कोशिश करेंगे, वो हमारे लिए क्वेश्चन मार्क वाला पॉइंट हो जाता है। आज के टाइम पर कंपनी का काम देखते हैं, अच्छा काम होने वाला है। क्या ऐसा होगा लॉन्ग टर्म में? कुछ भी नहीं कहा जा सकता लॉन्ग टर्म में क्या होना है। क्या पता है कंपनी ही खुद को अपने आप को उस तरीके से डेवलप कर ले, तो काफी सारे इफ बट्स वाले पॉइंट हो जाते हैं जो हमें लॉन्ग टर्म में ही पता लगते हैं। उसके बारे में आज के टाइम पर कोई भी आइडिया लगाना इज नॉट पॉसिबल। बट आई होप कि आप लोगों को कंपनी का काम अच्छे से समझ आ चुका होगा। एज ऑफ 31 मार्च 2024 कंपनी का 35,044 एम्प्लॉइज होने वाले, जिनमें से 60.52% वुमेन्स होने वाली है, जो एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है अगर हम एज ए वुमेन पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं।
हाउएवर अगर हम कंपनी के कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर की बात करते हैं तो वहां पर सबसे पहला इनका जो इंटरनल रिस्क फैक्टर आ जाता है कि कंपनी का मेन काम या फिर कंपनी के मेन क्लाइंट जो आते हैं यूएस से। तो ऐसे में वहां पर कोई भी दिक्कत आती है कंपनी के काम को लेकर या किसी भी कंट्री वाइज रिलेटेड दिक्कत आती है तो उसका कंपनी के ऊपर हमें इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। कंपनी का मेजर रेवेन्यू जनरेट होता है फ्रॉम 3 लार्जेस्ट क्लाइंट ग्रुप से 68% का, फ्रॉम 5 लार्जेस्ट क्लाइंट ग्रुप से 79% का एंड 10 लार्जेस्ट क्लाइंट ग्रुप से 91% का 2024 फाइनेंशियल ईयर में। एंड अगर हम 2023 में भी देखते हैं तो ऑलमोस्ट सेम सा देखने को मिल रहा है। मतलब कि ऐसे में अगर इनका कोई भी मेजर क्लाइंट इनसे नाराज होता है या वो अपनी सर्विसेज किसी और कंपनी से लेने की कोशिश करता है तो ऐसे में इस कंपनी के ऊपर उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। पास्ट ईयर्स में हमें यहाँ पर कंपनी के ऊपर कुछ नेगेटिव कैश फ्लोज भी देखने को मिले हैं। बाकी आप इनके इंटरनल रिस्क फैक्टर को इनके डीआरएक्सपी में स्टडी आउट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो जी आईपीओ ओपन होगा 5 नवंबर को, क्लोज होगा 7 नवंबर को, अलॉटमेंट 8 नवंबर की, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 8 नवंबर से, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर इफ फ्लोटेड 11 नवंबर को, टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 12 नवंबर की, फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर की, प्राइस बैंड 28 से 30 रुपीज पर शेयर का। प्राइस बैंड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि वहां पर हमें काफी छोटे साइज का प्राइस देखने को मिल रहा है। बट अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करेंगे तो वैल्यूएशन हमें यहाँ पर काफी हैवीली देखने को मिलने वाली है। लोट साइज होने वाला है 500 शेयर्स का, टोटल इशू साइज है 2106.60 करोड़ का, जो पूरा का पूरा होने वाला है ओएफएस, यानी कि जहां पर कंपनी के पास एक भी रुपया नहीं जाने वाला और पूरा का पूरा पैसा लेकर जाने वाले कंपनी के प्रमोटर्स। एम्प्लॉय को डिस्काउंट मिलेगा 2 रुपीज पर शेयर का, बीएसई एनएसई दोनों पर जो आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते तो वहां पर क्वालिफाइड का 75% का, रिटेल में 10% का और एचएनई में 15% का होने वाला है। क्योंकि पिछले 3 सालों में से एक साल में कंपनी को लॉस हुआ है जो हम इनके फाइनेंशियल में चेक करेंगे, जिसकी वजह से जहां पर रिटेल का कोटा 10% का होने वाला है एज पर रूल्स। अगर हम लोट साइज की बात करते तो रिटेल कैटेगरी में एक लोट पड़ेगा 500 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 15,000 रुपीज की। स्मॉल एक्चएनए में हमें 14 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,10,000 रुपीज की। बिग एचएनए में हमें 67 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 10,05,000 रुपीज की। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के मेन मुद्दे की, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो वहां पर सबसे पहले टोटल एसेट 2022 में थे 10,096 करोड़ के, जो 30 जून 2024 तक पहुंच गए 10,388 करोड़ के। कोई भी ज्यादा ग्रोइंग रेट देखने को नहीं मिल रही है, एक स्टेबल से हम जहां पर कंपनी के एसेट बोल सकते हैं। रेवेन्यू की बात करते हैं 2022 में था 944 करोड़ का, 2023 में 4236 करोड़ का एंड 2024 में 4781 करोड़ का। अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में था 4 करोड़ का लॉस, 2023 में 143 करोड़ का प्रॉफिट, 2024 में 228 करोड़ का प्रॉफिट। फिर से अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। अगर हम पहले क्वार्टर में देखते हैं तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ 22 करोड़ का ही प्रॉफिट हमें देखने को मिला है। अगर हम यहाँ पर एवरेज निकालने की कोशिश करें 2025 फाइनेंशियल ईयर में, क्या यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उतने हो पाएंगे, ये भी हमारे लिए एक सोचने वाला पॉइंट हो जाता है, जितने हमें 2024 में देखने को मिले थे। नेटवर्थ 7608 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 2704 करोड़ का, टोटल बोरिंग्स 943 करोड़ की होने वाली है। एक पॉजिटिव पॉइंट की कंपनी की बोरिंग्स काफी ज्यादा कम में होते हुए देखने को मिली है। हाउएवर अगर हम कंपनी के ओवरऑल में फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो अच्छे फाइनेंशियल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, वहां पर हमें इतनी कोई मेजर दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है अगर हम इस पॉइंट को थोड़ा सा इग्नोर कर दें। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी का ऑब्जेक्टिव, क्योंकि सारा का सारा पैसा जाने वाला है कंपनी के प्रमोटर्स की जेब में, कंपनी के पास कोई भी रुपया नहीं जाएगा, तो वहां पर कंपनी का ऐसा कोई भी मेन ऑब्जेक्टिव काम में नहीं आएगा। कंपनी को फंडामेंटली चेकआउट करने की कोशिश करते तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 14,044 करोड़ के करीब की, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.15 का अच्छा है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 0.29 का काफी ज्यादा कम है, प्राइस टू बुक वैल्यू 2 की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 1.82 का, जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि हमें काफी ज्यादा कम देखने को मिलने वाला है। ईपीएस प्री आईपीओ 0.49 की, पोस्ट आईपीओ 0.49 की, काफी ज्यादा कम है। पी प्री आईपीओ 61 की, पोस्ट आईपीओ भी 61 की। फंडामेंटली अगर हम बात करते हैं तो फंडामेंटल हमें यहाँ पर अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं पीयर टू पीयर कंपटीटर्स में, तो एज ऑफ सच इसका एप्पल टू एप्पल में कोई भी कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि मेडी असिस्ट हम बोल सकते हैं बट वहां पर उसका दोनों एरिया में काम आ जाता है और इसका सिर्फ सिंगल एरिया में काम है। अगर हम बात करते हैं इसके जीएमपी की, तो आज के टाइम पर 10% का हमें देखने को मिलने वाला है।
अगर हम बात करते हैं एज पर वैल्यूएशन अकॉर्डिंग टू 2025 फाइनेंशियल ईयर, तो उसके बेस पर जहां पर हमें वैल्यूएशन वाइज ये आईपीओ महंगा आते हुए देखने को मिलने वाला है। बट हमने यहाँ पर कंपनी को सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके को भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो या कोई भी एक्शन लेना हो, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।